इन इलास्टिक कॉलिजन को अगर एक लाइन में डिफाइन करो तो आप लिख सकते हो कि ए कॉलिजन which occur with some loss in kinetic energy। मतलब एक ऐसा कॉलिजन जिसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो ही जाता है, उसको हम लोग इन इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। आपने पढ़ा इलास्टिक कॉलिजन को लेकर के, और साथ में परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के बारे में भी आपने डिस्कस किया, जहां की मतलब काइनेटिक एनर्जी भी लॉस्ट नहीं होता था। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन जो जनरली जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, जितनी भी तरह का कॉलिजन होता है रियल लाइफ में, रियल कॉलिजन्स, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो ही जाता है। तो वो सारे जो कॉलिजन्स होते हैं वो इन इलास्टिक कॉलिजन ही होते हैं। अब इन इलास्टिक कॉलिजन में भी एक कैटेगरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन्स। तो एक्चुअली आपने प्रीवियस डिस्कशंस में देखा कि जब कॉलिजन की घटना होती है, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करते हैं, जैसे सपोज करो ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये क्या है, तो ये हेड ऑन कोलिजन हो रहा है क्योंकि इनका लाइन ऑफ मोशन सेम है। तो जब कोलिजन की घटना होती है एक जगह पर जाकर के, जब ये दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन जब होता है तो उस डिफॉर्मेशन ये जो इन दोनों का जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत कम है, मतलब कोलिजन की घटना बहुत छोटे से समय के लिए होती है। तो मैं इस कोलिजन के ड्यूरेशन में होता क्या है, अगर उसको थोड़ा सा इलाज करके देखा जाए तो एक्चुअली इन दोनों ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट जब जैसे इस कॉन्टेक्ट पे आएंगे तो इसका वेलोसिटी जो है u1 क्या है, ग्रेटर देन u2 है, ये इसको प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस पे इधर अप्लाई करेगा और ये ऑब्जेक्ट इस पे इधर अप्लाई करेगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। और डिफॉर्मेशन जब होगा तो ऑब्जेक्ट का जो मतलब शेप है वो कुछ डिफॉर्म हो गया। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ कि डिफॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट जो है ये डिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये जो डिफॉर्मेशन की घटना हुई, ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन की घटना तब तक होगी जब तक कि क्या हो रहा है कि ये जो आपका अपोजिट फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाएगा ये अपोजिट फोर्स। तो एक मोमेंट आएगा जब क्या होगा कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी, दोनों सेम यू वेलोसिटी से मूव करेगा, उस समय वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का स्टेट होगा। तो जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के स्टेट में क्या होगा कि इस स्टेट में दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से जो है सो मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि ये कोलिजन इलास्टिक है तो इसमें क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे रबर है, रबर को जब आप डिफॉर्म करोगे तो रबर अपने नेचुरल चीज़ को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। यहाँ भी डिफॉर्मेशन हुआ और अगर ये इलास्टिक नेचर का है तो ऑब्वियस है कि इस ऑब्जेक्ट का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इधर की ओर लगेगा Fr, और इस ऑब्जेक्ट पे जो का रिस्टोरिंग फोर्स वो इधर की ओर लगेगा Fr। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो फर्दर क्या करेगा, तो इसकी वेलोसिटी जो है इसको और घटाएगा, क्योंकि देखो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वेलोसिटी घटेगी और इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इधर की ओर लग रहा है। तो होगा क्या चीज़ कि अल्टीमेटली अगर इलास्टिक नेचर का ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएंगे और डिफॉर्मेशन भी रिकवर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इलास्टिक नेचर का है, ये जो है अगर ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इलास्टिक परफेक्टली मैं बोल रहा हूँ, परफेक्टली इलास्टिक नेचर का है तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन रिकवर हो गया, डिफॉर्मेशन क्या हो गया हमारा, डिफॉर्मेशन हो गया रिकवर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से, जैसे ये v1 से और ये v2 से मूव करने लगा, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये 2, ये ऑब्जेक्ट क्या था 1 2 था, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो इसको अलग अलग वेलोसिटी से मूव कराने के पीछे जो रीजन था वो था रिस्टोरिंग फोर्स का। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स था जो कि ये परफेक्टली इलास्टिक था, तो उसकी क्षमता थी कि वो अपने डिफॉर्मेशंस को आइडियली फिर से रिकवर कर ले, मतलब ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो ये आ गया। अब अगर ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता तो उस केस में क्या, परफेक्टली इलास्टिक छोड़ो, अगर ये मान लो इन इलास्टिक है, इसमें वो क्षमता ही नहीं है कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हो। जैसे आप देखते होंगे गैजेस कि जब इसमें इलास्टिक, ये अगर इलास्टिक नहीं है, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली
इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में नो रिस्टोरिंग फोर्स, नो रिस्टोरिंग फोर्स विल डेवलप, फोर्स विल डेवलप। और जब कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो ये जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की अवस्था जो है, ये है क्या, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के स्टेट में है, ठीक है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के स्टेट में है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक है ही नहीं तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से पिक्चर में आएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो चिपक करके एक ही वेलोसिटी से आपको यू वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट m1 मास का है और ये अगर m2 मास का है, ठीक है, और इनके ये दोनों मूव कर रहे हैं, मान लो लाइन ऑफ मोशन ये है, इनके बीच अगर ये मान लो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनके बीच अगर कोलिजन की घटना हुई तो अब क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सेम वेलोसिटी से, ये m1 और m2 दोनों फिर सेम u वेलोसिटी से आगे मूव करके चिपक करके मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट में क्या था, अपने डिफॉर्मेशन की अवस्था को रिकवर करने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ही नहीं हुआ जो इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर पाता, और इस वजह से दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करते चलेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ऑब्जेक्ट अलग हो गए, परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो ऑब्जेक्ट को चिपक करके क्यों चलना पड़ रहा है, उसके पीछे जो छोटे से छोटे ड्यूरेशन में जो घटना हुई वो जिम्मेदार है, और साथ में जो ऑब्जेक्ट का नेचर है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन रियल लाइफ के जितने भी कोलिजन हैं वो न तो परफेक्टली इलास्टिक्स होते हैं न ही परफेक्टली इनइलास्टिक्स होते हैं। उस केसेस में क्या होता है कि आपके पास एक मतलब समझो कि आपके पास एक केस होता है, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसको आप लोग पार्शियली इलास्टिक भी कह सकते हो। मतलब जैसे दो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ, अगर आप देखो तो ये जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर डिफॉर्म हुआ तो ऑफ कोर्स रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेगा क्योंकि पार्शियली इलास्टिक है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्सेस तो पिक्चर में आएंगे ही आएंगे, लेकिन डिफॉर्मेशन फुली रिकवर नहीं होगा। डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग collision time del t will not be fully recovered, ठीक है, fully recovered। तो डिफॉर्मेशन फुली रिकवर्ड नहीं होगा। इलास्टिक ऑफ कोर्स ये पार्शियल इलास्टिक है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की तरह है, तो इसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी है तो रिस्टोरिंग फोर्सेस से जरूर पिक्चर में आएगा। इस ऑब्जेक्ट का रिस्टोरिंग फोर्सेस किधर की ओर लगेगा, इस ये ऑब्जेक्ट डिफॉर्म है, ओरिजिनल स्टेट को अचीव करने के लिए ये इधर की ओर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी है तो रिस्टोरिंग फोर्सेस तो पिक्चर में आ गए, ठीक है। लेकिन डिफॉर्मेशन जो है, तो डिफॉर्मेशन जो होगा वो फुल्ली रिकवर्ड नहीं होगा, और इस वजह से क्या होगा कि डिफॉर्मेशन तो ऑब्जेक्ट में रह ही गया, तो डिफॉर्मेशन जब रह गया मतलब कहीं ना कहीं जो है सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हुआ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब एक चीज़ और कि जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे, वो किस तरह का कोलिजन है। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एप्पल है, ठीक है, और ये रखा हुआ है टेबल पे। अब कोई आदमी तीर से जो है सो इसको मारता है, तीर इसमें जाकर के घुस जाता है, और तीर और एप्पल मतलब एरो एंड एप्पल बोथ स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी u। तो वो केस क्या हो गया, वो एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस हो गया, ठीक है। या फिर जैसे कि मड है, मड का हम लोग बचपन में खेलते होंगे कि मड का गोला बनाया और दीवार पर ले दागा, अब वो जाकर के चिपक गया दीवार के साथ, कोलिजन तो हुआ और वो मड जो है वो दीवार के साथ चिपका रह गया, वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को अगर समराइज करें उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से, इन कहानियों को अब अगर समझ गए हैं तो अगर उसको समराइज करें उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से, तो सबसे पहली बात परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का होना अनिवार्य है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अच्छा ये बताओ टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, का कंजर्व रहेगा कि नहीं। टोटल एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होगा, ये कंजर्व रहेगा, ठीक है,
टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो लॉसेस हुआ डिफॉर्मेशन में ही लॉसेस हुआ तो वो ऑब्जेक्ट के इंटरनल एनर्जी में रिस्टोर हो गया। मतलब टोटल एनर्जी के नेदर में क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहीं ना कहीं ऐसे कोलिजन हुआ, अब साउंड जनरेट हो गया, तो वो जो कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुआ वो साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक तरह से साउंड और हीट में जो एनर्जी कंजर्व हुआ उसको और प्लस जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन बचा उसको अगर आप सम करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी रिमेन्स कंजर्व्ड, बट द काइनेटिक एनर्जी पर्टिकुलरली काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर तरह के कोलिजन्स पे अप्लाइड होता है, चाहे वो इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, पार्शियल इलास्टिक हो, हर तरह के कोलिजन पे आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड होगा ही होगा। तो आप लिख सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और चौथा कि जब ये दो आपस में कोलाइड करेंगे और जो फोर्स इंटरेक्टिंग के बीच जो इंटरनल फोर्स है, इंटरेक्टिंग फोर्स है, वो कंजर्वेटिव नहीं रहेगा, कोई ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जरूर पार्ट लेगा इसमें जो है। सो इनका जो इंटरेक्शन हो, इंटरनल फोर्स जो होगा ड्यूरिंग द कोलिजन, दे विल बी क्या होगा, तो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर जो है। तो तभी तो लॉसेस हुआ। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस पिक्चर में आते तो जैसे कि इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेटिव फोर्स ही पिक्चर में आता है, इसलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी उस केसेस में नहीं होता है। तो ये तो हमारा बेसिक था। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्रेशंस के डेरिवेशंस पे। ठीक है, एक्सप्रेशन का डेरिवेशंस करते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी के साथ क्या होता है। ठीक है, और एक और पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। सपोज करिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये है आपका एक ऑब्जेक्ट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास है m1। दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप देखो, ये मैं हेड ऑन कोलिजन बना रहा हूँ तो लाइन ऑफ मोशन सबका सेम होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट है ये, इसका ये हो गया m2 और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तीसरा जब ये कोलिजन होगा तो कोलिजन की घटना को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे, चिपकेंगे। अब इस डेल्टी टाइम में क्या होगा इसकी कहानी मैंने आपको समझा दी है। तो ये कोलिजन की घटना हुई, ये रहा m1, ये रहा m2, ये ड्यूरिंग कोलिजन है। और आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, तो आफ्टर कोलिजन की घटना को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, ये m1 वाला, और ये ऑब्जेक्ट m2 वाला ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो ये एक इनइलास्टिक कोलिजन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक रहता तो ये दोनों सेपरेट नहीं होते, ये चिपक करके कॉमन वेलोसिटी से जाते, तो वो एक स्पेशल केस होगा इनइलास्टिक कोलिजन का। तो मैंने कहा कि इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका अप्लाई होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि ये जो ये क्या बिफोर कोलिजन का स्टेट है, बिफोर कोलिजन। ठीक है, और ये क्या है ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो जब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा तो क्या होगा कि जो मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। एक बात नोट करिएगा कि मैं यहाँ सिस्टम क्यों लिख रहा हूँ। सिस्टम इसलिए लिख रहा हूँ कि जो कोलिजन की घटना हो रही है तो इनका इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है। देखो यहाँ u1 u2 से जा रहा था, बीच में जब कोलिजन हो रहा होगा उस समय भी इनका जो रिस्पेक्टिव इनका वेलोसिटी पर्टिकुलरली चेंज हुआ होगा, और फाइनली वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 और v2 है। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सिस्टम लूँ, दिस इज अ सिस्टम, और ये सिस्टम क्या है, दिस इज अ क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि इसमें मासेस का कहीं लीकेज नहीं है, ना तो मास इस सिस्टम में बाहर से ऐड हो रहा है,
ना ही कोलिजन के दौरान मासेस डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये जो है सो क्लोज सिस्टम है। और आइसोलेटेड इसलिए है कि बाहर से इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसका टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मतलब इसका मोमेंटम प्लस दिस मोमेंटम, दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। तो पूरे जर्नी में जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज कि इसको अगर लिखो तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 एंड दिस इज इक्वल टू, फाइनली अगर देखो तो m1v1 प्लस m2v2। मैं एक बात और कह दूं कि ये मोमेंटम वगैरह वेक्टर क्वांटिटीज है, और वेक्टर क्वांटिटीज को जब आप एरो से रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन यहाँ मोशन केवल सिंगल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हो रहा है, तो मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी करूंगा तो प्लस या माइनस साइन से करूंगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग हियर द वेक्टर नोटेशन, बट एक्चुअली दे आर द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो आपको आ गया। अब इलास्टिक कोलिजन की तरह दूसरा इक्वेशन जो आपको काइनेटिक एनर्जी से आता था वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। मतलब अब ये नहीं लिख सकते हो कि हाफ m1u1 पे स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 पे स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 पे स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 पे। इसका दोनों जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ये बराबर नहीं होंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो आप अगर देखो तो अननोन क्या है, आपका इंटरेस्ट है इस और इसको, ये दोनों जानना, आप v1 और v2 ये जानना चाहते हो कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हुई, लेकिन आपके पास इक्वेशन अभी फिलहाल एक ही है। एक इक्वेशन आपको और चाहिए तभी आप वेलोसिटी निकाल पाओगे आफ्टर द कोलिजन इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो इस केसेस में हम लोग एक पार्टिकुलर एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, रेस्टिट्यूशन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये कोलिजन का डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। क्या बताता है? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी करने का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होंगे, और डिफॉर्म होने के बाद ये ऑब्जेक्ट अपने नॉर्मल शेप को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और वो कितना रिकवर करेंगे वो डिपेंड करता है कि इनका इलास्टिक नेचर क्या है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, जो इन दोनों कोलाइडिंग बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation after collision बट्टा relative velocity of approach, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन। ये इस तरह से डिफाइंड होता है। तो ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, इसको अगर लिखो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 से v1 से भागा जा रहा है तो सेपरेशन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1, और पट्टा अप्रोच क्या है, u1 माइनस u2। सो दिस इक्वेशन will be the second equation which will helps you in calculating the final velocity after the inelastic collision। वो कैसे हेल्प करेगा आपको, तो जरा देखो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब घबराए नहीं, ये जो आपका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है या फिर जो ये बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है या कोफिशिएंट ऑफ रेसिलियंस है, इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में आपको मेंशन होगी कि दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं, इनका जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी या डिग्री कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है वो प्रॉब्लम में मेंशन होगा। इसमें मैं दूसरा इक्वेशन ऐसे लिखा। आप देखो मान लो इसको हम इक्वेशन थर्ड कर देते हैं, या इस इक्वेशन से आप निकालोगे तो v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको सपोज करो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इसमें इस v2 को मैंने उठाया और उठा करके सीधे इस इक्वेशन में मैं डालूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वेशन में मैं डालूंगा, तो फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, m1u1 प्लस
m2 u2 and this is equal to m1 v1 प्लस और ये m2 और इंटू यहाँ से तो v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2, ये इक्वेशन मेरे पास आएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस जगह को थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। ठीक है, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, ये कितना आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 एंड दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1, ठीक है, प्लस e टाइम्स ऑफ m2 u1 माइनस e टाइम्स ऑफ m2 u2, ये आया। अब मैं सारा एक मटेरियल उठा कर ले आता हूँ, तो या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे v1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, तो ये इधर गया तो ये हो गया m1 और ये m1 u1, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 और माइनस e m2 u1 प्लस e m2 u2, ठीक है, ये आया। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ से क्या आ रहा है, m1 u1 और माइनस ई टाइम्स ऑफ ये, तो इसको लिख सकते हो m1 माइनस ई टाइम्स ऑफ m2 बट्टा ई टाइम्स ऑफ m2 इंटू u1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस e और यहाँ पे u2, ये आ गया। और इधर क्या है, ये m1 प्लस m2 इंटू v1 है। तो v1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, m1 माइनस ई टाइम्स ऑफ m2 इंटू यहाँ पे u2 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है, और जोड़ m2 इंटू 1 प्लस e बट्टा m1 प्लस m2, यहाँ पे ये तो था कितना, वहाँ पे ये था u1 था ना, m1 माइनस दिस u1 था, तो इंटू यहाँ पे u1 और इंटू यहाँ पे u2, तो ये जो आया ये है वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट v1 आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन। उसी तरह से जब v1 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में डालो, इसी में डालोगे तो v2 की वैल्यू भी आ जाएगी, और v2 की जो वैल्यू आएगी वो आपको आएगी m2 माइनस e टाइम्स ऑफ m1 बट्टा m2 प्लस m1 इंटू यहाँ पे u2 प्लस m1 इंटू 1 प्लस e यहाँ पे u1 बट्टा m1 प्लस m2, ये आएगी वेलोसिटी v की वैल्यू। तो आपने आफ्टर द इनइलास्टिक कोलिजन आपकी वेलोसिटी v1 और v2 का एक्सप्रेशन ऐसा होगा जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस इंक्लूडेड होगा। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्या वैल्यू होती है, देखो आपने डिराइव भी किया है कि जब आपका इलास्टिक कोलिजन होता है उस केस में क्या होता है कि जो इलास्टिक कोलिजन में सीधे आप समझते हो कि वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, अप्रोच। और इसीलिए जो ए की वैल्यू होती है वो 1 होती है, कब, जब मैं आपका बात कर रहा हूं इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, और वो भी परफेक्टली इलास्टिक, क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो भैया इसमें तो क्या हो रहा है कि दोनों चिपक करके जाते हैं, सेपरेशन ही नहीं हो रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ये और ये आपस में कोलाइड करेंगे, ये जा रहा है u1 से, ये जा रहा है u2 से, ठीक है, और ये रहा इसका लाइन ऑफ मोशन, ये आपस में कोलाइड किया, यहाँ सपोज करो ये यहाँ पे कोलाइड किया, और कोलिजन के बाद इसका एक कॉमन वेलोसिटी u हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें नो सेपरेशन है, और जब नो सेपरेशन है तो हमारे पास e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E जो होता है वो क्या होता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बट्टा रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव E क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
तो ये सेपरेशन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में ई की वैल्यू जीरो होती है। तो ये हमारा डिस्कशन छोटा सा इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा था कि जो आपका इनइलास्टिक कोलिजन है वो क्या होता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में जब तुम ई की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये रिजल्ट कुछ कैसा आएगा, ये रिजल्ट थोड़ा ट्रांसफॉर्म होगा। ये जो रिजल्ट आपने निकाला इसमें अगर आप ई की वैल्यू जीरो डालोगे तो क्या होगा, v1 इज इक्वल टू m1, और ये हो गया जीरो, m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u1, और यहाँ भी जीरो डालोगे तो जोर m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। और v2 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या होगा, m2 बट्टा m2 प्लस m1 इंटू यहाँ पे u2, और यहाँ डालोगे तो m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u1। अब आपको ये क्या हो गया कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के, दिस इज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बाद जो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज होगा ये होगा। अब इसमें स्पेशल केसेस आपको निकालने हैं, m1 इक्वल टू m2 लो, u1 इक्वल टू u2 लो, मतलब डिफरेंट चीज़ों को कंसीडर करो और आप ये रिजल्ट निकाल लोगे जो है।